प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध बाजार दर्शन में पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो उत्तर होगा इसका कि जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है। वह उस सामान को खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती। वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है, लेकिन जब यह जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उन्हें मूर्ख बनाया है। जादू के उतरने पर वह केवल आवश्यकता का ही सामान खरीदता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। दूसरा प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो इसका उत्तर हम करेंगे कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर आता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। यानी भगत जी का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है, ये हमने पाठ में पढ़ा था। उनकी धन संचय में बिल्कुल रुचि नहीं है। यानी भगत जी को हमने देखा था 6 आने से ज़्यादा चूर्ण नहीं बेचते थे। उसके बाद 6 आने की बिक्री होने के बाद सारा चूर्ण फ्री में दे देते थे, निःशुल्क बच्चों को वैसे ही दे देते थे बिना पैसे लिए। तो उनका धन संचय धन एकत्र करना, धन संचय में बिल्कुल रुचि नहीं थी और वे संतोषी स्वभाव के आदमी हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें भौचक्का नहीं करती, उनका मन भरा हुआ होता है, अतः बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं पाता। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता। यानी जो जरूरत की सामग्री हैं वस्तुएं, जो जरूरत की वस्तुएं नहीं हैं उनको खरीदने के लिए उनका मन उनको उकसाता नहीं है। उनकी जरूरत निश्चिंत है, उन्हें जीरा व काला नमक खरीदना होता है। वे केवल पंसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति ही समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? उत्तर होगा, बाजारूपन से तात्पर्य है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। बाजार में छल कपट से निरर्थक वस्तुओं की खरीद फरोख्त दिखावे के लिए होने लगती है तो बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है। बाजारूपन में व्यक्ति बाजार पर निर्भर हो जाता है। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के प्रति निश्चित होता है और बाजार का उपयोग केवल अपने जरूरत के सामान के लिए करता है, ऐसे ही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? सामाजिक समता का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर है सामाजिक समानता, यानी किसी प्रकार का भेदभाव समाज में नहीं हो। तो बाजार केवल क्या देखता है? वह आदमी की खरीदने की शक्ति को, क्रय शक्ति का मतलब खरीदने की शक्ति। वह कौन व्यक्ति यानी स्त्री पुरुष किस जाति का व्यक्ति है, किस धर्म का, किस क्षेत्र का है, बाजार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। तो कह रहा है कि क्या इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता यानी सामाजिक समानता की भी रचना कर रहा है? कि आप इससे कहाँ तक सहमत है, ये इसका उत्तर हमें देना। तो हम कहेंगे कि यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है, यानी सामान खरीदने की शक्ति को देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि खरीदार औरत है या मर्द, वह हिंदू है या मुसलमान, उसकी जाति क्या है या वह किस क्षेत्र विशेष से है। बाजार तो बस यही देखता है कि कौन अधिक खरीद सकता है, फिर भले ही वह कोई भी हो। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है। इस तरह बाजार किसी प्रकार का भेदभाव न कर सामाजिक समता बनाए रखने में सहयोग दे रहा है।
बाजार किसी से कोई भेदभाव नहीं करता क्योंकि उसका उद्देश्य सामान बेचना है। तो इस तरह हमने देखा कि बाजार एक ऐसी जगह है जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो यह सामाजिक समानता के सिद्धांत के अनुकूल कार्य करता है। एक पांचवा प्रश्न इसमें दिया पाठ्य पुस्तक में कि आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। जैसे एक ये स्थिति हो सकती है कि जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो, यानी पैसा वाला व्यक्ति बाहुबली या ताकतवर समझकर उसने एक न्याय को धोखा देकर, सच्चाई को धोखा देकर अपने पैसे के बल पर अपना काम करा लिया हो। तो ये आप अपने जीवन का, अपने अनुभव के आधार पर इसका उत्तर देंगे। यह हर बच्चा अलग अलग इसका उत्तर दे सकता है जो उसने देखा हो या अनुभव किया हो। दूसरा प्रश्न इसमें दिया कि जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बहुत सारे धन का लालच सामने वाले किसी अधिकारी या कर्मचारी को देता है अपना काम निकालने के लिए, लेकिन कोई ईमानदार व्यक्ति अगर सामने आ जाता है तो उसके पैसे की ताकत काम नहीं करती। जैसे कि हमने नमक का दरोगा पाठ में, जो कि प्रेमचंद की कहानी है, उसमें हमने देखा कि नमक का दरोगा किस तरह से पंडित जी के सामने झुकता नहीं है। तो ये उदाहरण यहाँ हो सकता है। तो ये दोनों प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग उत्तर इसमें हो सकता है। इसके बाद जो पाठ के आसपास में जो पहला प्रश्न है वह है बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पाठ के आसपास में जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा है कि भाई पाठ में मन की विभिन्न स्थितियों का वर्णन है। तो हमें उन जो 4 स्थितियाँ हैं, उन 4 स्थितियों, जैसे पहली स्थिति मन खाली हो, दूसरी मन खाली ना हो, तीसरी मन बंद हो और चौथी स्थिति मन में नकार हो। नकार का मतलब होता है नकारात्मक भाव। तो कह रहे कि इन चारों के आधार पर अपने अनुभव के आधार पर वर्णन करना है। तो हर बच्चा इसमें अपने हिसाब से लिख सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको इन शब्दों को समझाने के लिए एक उत्तर दे रहे हैं। जैसे यदि मन खाली हो तो इसका उत्तर हम कर सकते हैं कि जब मनुष्य का मन खाली होता है तो बाजार का जादू सिर चढ़कर बोलता है। वह अनावश्यक खरीदारी करने लगता है। अब मैं बाजार जाता हूं तो उसकी चकाचौंध में बहुत सी बिना काम की वस्तुएं भी खरीद लाता हूं। ये अनुभव के आधार पर लिखा जा सकता है। दूसरा जो बिंदु दिया है वह है मन खाली ना हो। तो इसके लिए उत्तर होगा कि मन खाली ना होने पर मनुष्य अपनी इच्छित चीज खरीदता है, उसका ध्यान अन्य वस्तुओं पर नहीं जाता। मैं बाजार जाने से पहले ही आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाता हूं और उन्हीं को खरीद कर लाता हूं। बाजार की अन्य वस्तुएं मुझे आकर्षित नहीं कर पाती हैं। तो जिस व्यक्ति का मन खाली नहीं होगा तो वह जो जरूरत की चीज़ है वो बाजार से लेगा। भगत जी की तरह, जो चूरण वाले भगत जी पाठ में, तो उनकी तरह केवल अपने ज़रूरत का सामान लेके और वापस आ जाएगा। बाकी का बाजार बिछा का बिछा रह जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। तो यहाँ अपना अनुभव यहाँ एक लिखा कि ऐसा अनुभव हो सकता है। तीसरा बिंदु है मन बंद हो, यानी मन के सारे द्वार बंद अगर हों किसी व्यक्ति के तो वह कैसा होता है। तो उत्तर होगा कि मन हर तरह से बंद रहता है, इच्छाएं समाप्त सी हो जाती हैं, अर्थात बाजार से किसी भी वस्तु को लेने का मन नहीं करता। एक बार जब मैं बाजार गया तो मेरा मन बाजार से किसी भी वस्तु को खरीदने को नहीं हुआ। यानी वहाँ गए लेकिन वहाँ किसी चीज़ की इच्छा नहीं हुई, कोई भी वस्तु हम अपनी ओर आकर्षित नहीं को और सीधे आ गए, कोई खरीद के नहीं लाए। तो एक ये हो सकता है। चौथा बिंदु है मन में नकार हो। नकार का अर्थ है नकारात्मक भाव, यानी बाजार के प्रति यदि नकारात्मक धारणा या भाव उत्पन्न होने लगे तो क्या होता है। तो इसका हम करेंगे कि मन में नकारात्मक भाव होने से बाजार की हर वस्तु खराब दिखाई देने लगती है। इससे समाज का विकास रुक जाता है। शॉपिंग मॉल तो बाजारवादी संस्कृति के प्रतीक हैं, इसलिए मुझे तो वहाँ से सामान खरीदना पसंद नहीं है। तो ये मन में नकारात्मक भाव होने से बाजार की हर वस्तु खराब दिखाई देना, और अगर यदि हर व्यक्ति इस तरह की धारणा रखेगा तो बाजार में व्यक्तियों का आना जाना यदि बंद होने लगे तो इससे समाज का विकास रुक सकता है। तो इसलिए ये धारणा ठीक नहीं। ये क्यों कोई व्यक्ति विशेष धारणा या सिद्धांतों के कारण
ऐसे भाव अपने मन में लाता है। तो यहाँ आगे इस तरह का एक अनुभव जोड़ा है कि जैसे इसमें दिया है अनुभव के रूप में कि शॉपिंग मॉल तो बाजारवादी संस्कृति के प्रतीक हैं, इसलिए मुझे तो वहाँ से सामान खरीदना पसंद नहीं। यानी मॉल के प्रति एक विशेष प्रकार की धारणा यहाँ बना ली गई है, जिसके कारण वो वहाँ से सामान खरीदना पसंद नहीं करता। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते या मानती हैं? हमने देखा पाठ में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की चर्चा हुई थी। तो कह रहे हैं कि उनमें से उन सभी ग्राहकों के रूप बताने और हमें बताना है कि हम कौन से प्रकार के ग्राहक हैं। तो इसका उत्तर हम करेंगे, बाजार दर्शन पाठ में निम्न प्रकार के ग्राहकों की बातें हुई हैं। पहला, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, यानी अपने पैसे का पावर दिखाने वाले कुछ लोग हैं जो दिखावा करने वाले ग्राहक होते हैं एक। दूसरा प्रकार ग्राहक का होता है जो खाली मन व भरी जेब वाले ग्राहक होते हैं, यानी जिनके मन खाली है और जेब भरी है, यानी कि पैसा बहुत है उनके पास, तो वो उस पावर को दिखाने के लिए वहां जाते हैं। तीसरा, खाली मन और खाली जेब वाले ग्राहक, जिनका मन खरीदना बहुत चाहते हैं और खाली जेब है, पैसा नहीं है, तो वो चाहे कर्जा करना पड़े, किसी से भी पैसे लेने पड़े, लेकिन वो सामान खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं और नहीं खरीद पाएंगे तो वो अपने मन से किसी न किसी प्रकार असंतुष्ट और अंदर ही अंदर कूदते हुए प्रतीत होंगे। अगला है भरे मन वाले ग्राहक। एक ये ग्राहक होता है जिसका मन भरा हुआ है, वह जरूरत की सामग्री या वस्तु केवल बाजार से खरीद के लाता है, बाकी सामान उसके लिए अनावश्यक होता है। अगला जो रूप है ग्राहक का, वह है मितव्ययी व संयमी ग्राहक। मितव्ययी कम खर्चा करने वाला भी एक ग्राहक होता है जो अपने आप को संयम में रख के सामान खरीदता है या बाजार जाता है। अपव्ययी व असंयमी ग्राहक, एक व्यक्ति ऐसा होता है अपव्ययी यानी ज्यादा खर्चा करने वाला, कि बाजार जाता है और अनावश्यक और बहुत ज्यादा खर्चा करके और अपने आप पे संयम नहीं रखता, तो एक ये भी ग्राहक होता है। और अगला है बाजार का बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक। तो ये भी ग्राहक होता है जो यानी कि केवल दिखावे के लिए, आडंबर के लिए चीज़ें खरीदते हैं, वो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जो लूट और खसोट एक तरह से उसमें होती है। अब हम अपने विचार लिखेंगे कि मैं स्वयं को भरे मन वाला ग्राहक समझता हूँ, क्योंकि मैं वे ही वस्तुएं बाजार से खरीद कर लाता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। तो ये हो गया हम किस प्रकार के ग्राहक हैं ये। अगला प्रश्न है, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? यानी 3 प्रकार का बाजार यहाँ पे बताया है। पहला, मॉल, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनकी अपनी 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 कल्चर होती है, संस्कृति होती है। दूसरा एक सामान्य बाजार और तीसरा है हाट। इन तीनों का हमें बताना है, तो सबसे पहले उत्तर शुरू करते हैं। हम कहेंगे कि मॉल की संस्कृति से परचेजिंग पावर को बढ़ावा मिलता है। यह संस्कृति उच्च तथा उच्च मध्य वर्ग से संबंधित है। यहाँ एक ही छत के नीचे विभिन्न तरह के सामान मिलते हैं तथा चकाचौंध व लूट चरम सीमा पर होती है। यहाँ बाजारूपन भी खूब उफान पर होता है, यानी लोग दिखावे के लिए वहाँ अनावश्यक चीज़ें भी खरीदते हैं और कुछ वहाँ की चकाचौंध, वहाँ की जो जिस तरह का ब्रांडेड उच्च क्वालिटी का जो सामान रखा था उनको खरीदने के लिए लालायित होते हैं और कुछ अपना आडंबर दिखाते हैं। तो इस तरह मॉल में परचेजिंग पावर को बढ़ावा मिलता है, वहाँ लूट खसोट होती है और बाजारूपन भी वहीं सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है सामान्य बाजार। सामान्य बाजार में मनुष्य की जरूरत का सामान अधिक होता है, यहाँ शोषण कम होता है तथा आकर्षण भी कम होता है। यहाँ ग्राहक व दुकानदार में सद्भाव होता है। यहाँ का ग्राहक मध्य वर्ग का होता है, यानी सामान्य बाजार में जो बताया कि वहाँ जरूरत का सामान सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ ग्राहक और दुकानदार के बीच अच्छे संबंध मिलते हैं और इसका जो ग्राहक होता है वो मध्य वर्ग का होता है, जो दिखावे से दूर रहता है। तीसरा जो बाजार है वह है हाट। हाट संस्कृति में निम्न वर्ग व ग्रामीण परिवेश का ग्राहक होता है। इसमें दिखावा नहीं होता तथा मोल भाव भी नाम का होता है। परचेजिंग पावर मॉल संस्कृति में नजर आती है क्योंकि यहाँ अनावश्यक सामान अधिक खरीदे जाते हैं। तो हम इस प्रश्न में पूछा था कि परचेजिंग पावर कहाँ आपको किस बाजार में नजर आती है, तो हमने देखा सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग पावर नजर आती है वह नजर आती है हमें
मॉल में। तो मॉल संस्कृति जो होती है यहाँ परचेजिंग पावर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे चौथे प्रश्न में हम चलते हैं। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति अपेक्षित वस्तु हर कीमत पर खरीदना चाहता है। यानी बाजार पे जाएंगे और हमें कोई बहुत जरूरत की चीज़ खरीदनी है तो उसको हम हर कीमत पर खरीदना चाहेंगे। वह कोई भी कीमत देकर उस वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहता है, इसलिए वह कई बार शोषण का शिकार हो जाता है। बेचने वाला तुरंत उस वस्तु की कीमत मूल कीमत से ज़्यादा बता देता है। अतः लेखक ने ठीक ही कहा है कि आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। यानी ऐसा कई बार होता है बड़े बाजारों में कि यदि दुकानदार को पता हो कि इसको इस वस्तु की बहुत ज़रूरत है, फिर वह उसकी कीमत बढ़ाकर बताता है और अपना लाभ ज़्यादा ले लेता है, तो वहाँ ग्राहक का शोषण होता है। अगला प्रश्न है पांचवा कि स्त्री माया ने जोड़े, यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति वश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? अब यहाँ प्रश्न किया है, एक आया था स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, तो यहाँ स्त्री माया ने जोड़े में माया जो शब्द है तो कह रहा है कि पहले तो पूछा ये शब्द किस ओर संकेत कर रहा है निबंध में। दूसरा कि भाई लेखक खुद ही कह रहा है कि स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना उनका स्वभाव नहीं है, उनकी प्रकृति प्रदत्त नहीं है, स्वाभाविक नहीं, बल्कि परिस्थितियां ऐसा करने को उसको विवश करती हैं। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो औरतों को माया जोड़ने के लिए विवश करती हैं? तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले हम माया शब्द का अर्थ बताएंगे निबंध के अनुसार। यहाँ लेखक जैनेन्द्र ने माया शब्द का अर्थ पैसा रुपया बताया है, यानी रुपये पैसे को यहाँ पर माया बताया है। लेखक कहता है कि परिस्थितियों के कारण ही स्त्रियां पैसा जोड़ती हैं, वरना पैसा जोड़ना तो वे सीखी ही नहीं। स्त्रियां कई परिस्थितियों में पैसा जोड़ने पर विवश हो जाती हैं, जैसे बेटी की शादी के लिए, बेटी का विवाह करना है तो उसका खर्चा वो बहुत पहले से ही जोड़ने लग जाती हैं, पैसे एक एक करके बेटी की खुशी के लिए करती हैं। दूसरा, बेटी की पढ़ाई के लिए या बेटे की पढ़ाई के लिए, यानी अपनी संतान की पढ़ाई के लिए। तीसरा, अनिश्चित भविष्य के लिए, यानी कोई असंभावित संकट परिवार पे आ जाए तो उस समय पैसे की जो आवश्यकता पड़ती है, उस आवश्यकता के लिए वह पैसे बचाती है। अगला है गहने आदि बनवाने के लिए, औरतों को गहने बनवाने का बड़ा ही शौक होता है, तो यहाँ गहने बनवाने के लिए भी पैसे जोड़े जाते हैं। अगला है बैंक या डाक खाने की मासिक किस्त जमा करने के लिए, वो बचत करने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंकों या डाक खानों में कई बचत जो पॉलिसी या स्कीम है वो लेती हैं, जिसकी किस्त जमा करने के लिए पैसे जोड़ती हैं। घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी महिलाएं पैसे जोड़ती हैं, और भविष्य में होने वाले वैवाहिक उत्सव या दूसरे प्रकार के जो उत्सव है उनमें पैसे काम आ सके, इसके लिए भी वो पैसे जोड़ती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार या विभिन्न परिस्थितियां हैं जो महिलाओं द्वारा पैसे जोड़ने की उत्तरदायी बताई गई हैं। तो ये हमारे जो बाजार दर्शन पाठ है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। धन्यवाद।